हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। एज अ इंडियन, एज अ ह्यूमन, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो ही मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम इससे लड़ने के दो ही मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। एक हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं और एक हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट क्या है। वैक्सीन हम सबको पता ही है, एक इंजेक्शन लगाते हैं और हम उससे बीमारियों से बच सकते हैं। और जैसे पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो हो गया, गलघोटू, डिप्थीरिया हो गया, परटूसिस हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां हैं। टेटनस हो गया, आप सबने सुना ही होगा इस सब के बारे में। ठीक है, तो वैक्सीन्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन्स बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये वाली वैक्सीन पे अगर आप इस फोटो पे ध्यान डालो तो 1.3 मिलियन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था ट्रायल के अंदर। ये वैक्सीन के बारे में कौन सी, ये आईपीवी है। ठीक है, ये पोलियो की वैक्सीन है, जो कि बच्चों को टीकाकरण होता है उसमें पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं। करीब 1.3 मिलियन यानी 13 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद एक साल लगा था करीब करीब एनालाइज करने में, किसको, रिजल्ट्स को, और उसके बाद ये पता लगाने में कि जो वैक्सीन है उसने कोई प्रोटेक्शन दी है या नहीं दी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टाइम लगता है एक वैक्सीन को बाज़ार में आने के लिए। तो कंक्लूजन में ये देखा जाता है कि एक वैक्सीन को डेवलप करने में, टेस्ट करने में एंड रेगुलेटेड करने में बहुत जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो एक मेडिसिन की तरह ही है। एक मेडिसिन अगर मान लिया आज मैंने घर पे बनाई है और उसको पब्लिकली और कमर्शियली यूज़ करना है तो उसके लिए उसको हैवी टेस्टिंग से क्या कहते हैं, गुजरना पड़ता है। लेकिन एक वैक्सीन की तो जो टेस्टिंग है वो एक नॉर्मल मेडिसिन से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आज का इन शॉर्ट्स पे जो न्यूज़ आई है, आप देख सकते हो कि डब्ल्यूएचओ के एनवॉय ने बोला है कि कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाए। जैसे कि बहुत से वायरसेस हैं जिनकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। जैसे कि उनमें सबसे फेमस नाम है HIV, एड्स। ठीक है, तो अभी तक 1974 में मेरे ख्याल से पहला केस आया था और अभी तक पहली वैक्सीन नहीं बनी है। ठीक है, बहुत वैक्सीन ट्राई की गई हैं, सब फेल हो गई हैं। सो आप इसी से हिसाब लगा सकते हो कि कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन बनेगी भी कि नहीं बनेगी, या कोई वैक्सीन अगर बन के आएगी तो किस लेवल तक की इफ़ेक्टिव होगी। तो दूसरे वाला जो हमारा कंसेप्ट है वो तो हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड से हमारा क्या मतलब है? हर्ड का मतलब झुंड। आपको पता होगा हर्ड का मतलब झुंड, जैसे भेड़ बकरी का झुंड। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये 3 लोग हैं जिनको इन्फेक्शन है, या फिर ये 3 लोग वो हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं है। चलो हम मानते हैं इनको इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, ये डिजीज़ फ्री हैं। और ये वाले सारे लोग जितने भी आपको बाकी दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन है। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन है। तो ये सबको इन्फेक्शन दे देंगे। अगर मैं इस कंसेप्ट को उल्टा कर दूं तो ये वो लोग हैं, मान लो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, जो इस बीमारी के इन्फेक्शन से अब इम्यून है। इन लोगों को बीमारी नहीं हो सकती। तो लाजमी सी बात है कि जब इतने सारे आपके आसपास के लोगों को बीमारी हो ही नहीं सकती तो बीमारी जिएगी ही नहीं पॉपुलेशन में। और अगर पॉपुलेशन में बीमारी जिएगी नहीं तो ये इन 3 लोगों को, जिनको डिजीज़ फ्री है, जो अभी तक ना तो इम्यून है और इनको बीमारी भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बीमारी इनको नहीं होगी। ये कंसेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। इसको और सिंपल तरीके से समझाने के लिए आप ये डायग्राम पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। इसमें सिंपल से बताया गया है कि ये एक वायरस है, ये इस पॉपुलेशन में घुस गया, ये सारे लोगों को इसने इन्फेक्ट कर दिया और ये वो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं होगा। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जब ये वायरस फैला तो आप देख सकते हो ये इस पॉपुलेशन में सबको इन्फेक्शन हो गया। और ये वो लोग हैं जो ठीक भी हो गए, ये रिकवर कर गए। ठीक है, ये सारे लोग रिकवर कर गए। और ये वाले लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जिनको इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ था। तो अब आप आखिरी फोटो में देख सकते हो कि ये इन्फेक्शन वाले लोग, ये रिकवर्ड लोग और ये नॉन इन्फेक्टिव लोग, इन बीच में एक वॉल बना के खड़े हो गए हैं। तो इन्फेक्टिव पर्सन इसको अब इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज बीच में ठीक हुए हुए लोगों की एक वॉल है। यहीं पर आप इस यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये अभी इन्फेक्ट नहीं हुआ है और बीच में एक वॉल बन गई है इन्फेक्ट वैक्स, जो लोग अब इम्यून हो गया वायरस के उनकी, और ये सारे डिजीज वाले लोग हैं, तो इन्फेक्शन यहाँ नहीं जा पा रहा। यही पूरा कंसेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ये एक छोटे सा डायग्राम मतलब छोटे से एक सिमुलेशन देख सकते हो कि
इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है, जो आप फिर से देख सकते हो कि ये बंदा बीमार है और ये अपने आसपास सब लोगों को बीमारी देता जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि अब ये बंदे ने इसको बीमारी दी, इस बंदे ने आके वाले को बीमारी दी, लेकिन ये पिंक का मतलब रिकवर हो गया, अब वो ठीक हो गया, ठीक है। तो सारी की सारी पॉपुलेशन ठीक हो गई, किसी की डेथ नहीं हुई। तो आपको अब समझने के लिए आप ये एक सिमुलेशन देख सकते हो कि बीमारी फैल रही है और पॉपुलेशन में लोग ठीक होना स्टार्ट हो रहे हैं, पिंक कलर वाले लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये लोग थे जो इन्फेक्ट हुए और ये ठीक लोग थे जो ठीक हो गए, और ऐसे एक महामारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप फिर से देख सकते हो कि कैसे महामारी फैल रही है, ठीक है। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हो कि महामारी फैल रही है और धीरे धीरे जो लोग ठीक हो गए वो लोग बढ़ते जा रहे हैं और एक टाइम पे बीमारी ख़त्म हो गई है। अब इसमें कुछ लोग मरे भी होंगे, कुछ लोग रिकवर भी करे होंगे, तो इसका अंदर इतना वेरिएशन नहीं दिया गया, लेकिन बेसिकली आपको समझाने के लिए बताया गया। अब मैं उसको समझाने के लिए आपको जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने आज ही खींचा है, जो covid19.org वेबसाइट है, covid19india.org वेबसाइट से लिया है, ठीक है। और उस पर आप देख सकते हो, इसमें कल का डाटा दिखा रहा है ये, ठीक है, 18 अप्रैल का दिखा रहा है, आज 19 अप्रैल है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो केसेस बढ़ रहे हैं, आज करीब 15,000 के करीब केस हैं, तो केसेस बढ़ रहे हैं और ये एक्टिव केसेस हैं, चलो इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। और जो रिकवर्ड वाले केसेस हैं अभी वो सिर्फ उठना शुरू हुए हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्टिव केस और रिकवर्ड केस बराबर हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे जो एक्टिव केस हैं वो कम होते जाएंगे और रिकवर्ड केस बढ़ते जाएंगे, जो मैंने अभी आपको पिछली एक वीडियो में दिखाया। आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। बीमार लोगों का ग्राफ ऊपर जा रहा है और ऊपर से रिकवर करने वाले लोगों का ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इंडिया तो बिल्कुल रिकवरी वाले ग्राफ में बस यहीं तक पहुंचा है, ठीक है। तो एक तरह से हम इस महामारी के, इस पैंडेमिक के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। तो हर्ड इम्यूनिटी की कुछ लिमिटेशंस भी ज़रूरी नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी एक फुल एंड फाइनल तरीका बन सकता है, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं या कुछ अभी के लिए शॉर्टकमिंग्स हैं जो हमें नहीं पता कितनी सच होंगी। पहली बात, आपने सुना होगा किसी को अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है वर्चुअली, अगर हम बात करें, ठीक है। रियल लाइफ में मुझे नहीं पता कितने लोगों को फिर से हुआ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको बचपन में भी हुआ था लेकिन उनको फिर से चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट इम्यूनिटी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। तो क्या कोविड-19 ऐसी इम्यूनिटी बना पाएगा? तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोविड-19 ऐसी इम्यूनिटी एक पेशेंट में बना पाएगा कि अगर किसी पेशेंट को एक बार कोरोना वायरस हो जाए तो क्या उसे फिर से नहीं होगा? ये अभी बहुत ज़्यादा डाउटेड एस्पेक्ट है इस डिजीज़ का, हमें नहीं पता क्या होगा इसका। ये धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे ह्यूमंस और एपिडेमियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इसके बारे में और रिसर्च करेंगे और डाटा कलेक्ट होगा, हमें इसके बारे में समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक इफ़ेक्टिव हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए एक पॉपुलेशन के कितने प्रतिशत लोगों को इन्फेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका एग्जांपल जानने के लिए डिप्थीरिया के अंदर 75% लोगों को, एक पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होना ज़रूरी है और 75% लोगों को इम्यून होना ज़रूरी है। और मीज़ल्स के लिए 91% पॉपुलेशन को मीज़ल खसरा होता है, तो 91% पॉपुलेशन को इम्यून होना चाहिए मीज़ल्स के अगेंस्ट, यानी 91% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगनी चाहिए, तब वो खसरा के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर अगर 75 से 95% लोगों को अगर हम कोरोना वायरस से इन्फेक्ट कर दें तो क्या होने वाला है आप खुद जान सकते हो। कितने वेंटिलेटर्स चाहिए, कितने हमारे कंट्री का क्या हाल होगा और किस लेवल पे कैजुअलिटीज़ होंगी। तो आई डोंट थिंक कि हम यहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या सोच भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्या ऑप्शंस हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ चल रही है इस टाइम पे मार्केट में या सोशल मीडिया पे, वो है कि जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन सदर्न इंडिया के अंदर तो अभी भी बहुत गर्मी है। तो अभी तक वहाँ पर केरला में भी आप देख सकते हो थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया आर इन केरला, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि जैसे इन्फ्लुएंजा हमारा कॉमन जुकाम है, वो सीज़न के साथ साथ आता है और चला जाता है, ठीक है। तो अभी ये नहीं पता कि वार्म वेदर का रोल कितना आएगा।
इसको जानने के लिए मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। जैसे कंट्रीज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड है, प्राग है, चेक रिपब्लिक है, ये कंट्रीज़, स्कॉटलैंड है, ये कंट्रीज़ थोड़ा सा आर्कटिक या एंटार्क्टिक, मतलब जो मैंने कंट्रीज़ के नाम लिए तो आर्कटिक की तरफ, थोड़ा पोल्स की तरफ है, ठीक है, नॉर्दर्न और सदर्न पोल की तरफ। तो क्या ये कंट्रीज़, जैसे ये अर्थ है तो ये पोल हो गया, तो ये जो कंट्रीज़ पोल के पास हैं, ये कंट्रीज़ तो हमेशा ही थोड़ा ऐसा ठंडे ही रहते हैं। जो इक्वेटर के पास है, इंडिया जैसे इक्वेटर के पास है, तो वो थोड़ा गर्म हो सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर भी हिमालयस वाली साइड है, हिमालयस पे तो चलो कोई ज़्यादा नहीं रहते, बट हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हो जो हाइट्स पे रहते हैं, वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती, और वहाँ पर तो टूरिज़्म भी बहुत आता है। तो क्या होगा, टूरिज़्म आएगा, फिर से इन्फेक्शन आ सकते हैं। और इंटरनेशनली जो यूरोप के अंदर ठंडे कंट्रीज़ हैं, अगर गर्मी से वायरस जनरली मर भी जाता है, हमें नहीं पता मरेगा कि नहीं मरेगा, अगर मर भी जाता है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल जैसे शुरू होगा वैसे ही सब खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रैवल का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर जो है वो रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इसका क्या ही इलाज होने वाला है? तो मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारे को अपनी लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा कोरोना वायरस के हिसाब से, ठीक है। उसके लिए एक सबसे बेसिक जो हमारी जो वॉर के अंदर हिस्सा रहेगा वो रहेगा टेस्टिंग। हमें कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है उसको इतना एक्सटेंसिव करना पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते, इतना एक्सटेंसिव। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया के अंदर एक चर्च के अंदर एक पेशेंट गया, ये अर्ली डेज़ में, जब फरवरी मार्च की बात है, जब साउथ कोरिया में इन्फेक्शन शुरू हुआ था। एक बंदा गया चर्च में और उसने 1200 लोगों को इन्फेक्शन दिया, और उन 1200 लोगों ने आगे 4800 के करीब लोगों को इन्फेक्शन दिया। तो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने, उनकी मैनेजमेंट ने पहले उन 1200 लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पकड़ा, उसके बाद उनसे आगे 4800 लोगों को पकड़ा। तो उन्होंने ऐसे 3 स्टेजेस पे ट्रेसिंग की और उन सबको आइसोलेशन में डाल दिया। तो आप खुद सोच सकते हो इस लेवल की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारे इंडिया पे हमें करनी पड़ेगी, और हमें एक एक कॉन्टैक्ट को निकालना पड़ेगा, और उन कॉन्टैक्ट्स को हमें पॉपुलेशन से अलग करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स पे आज के बाद जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमारे को पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना पड़ेगा। यही एक तरीका है, और कोई तरीका अभी के लिए नहीं दिख रहा है। अगर हम आगे की बात करें तो जो अभी हमारे पास सबसे अच्छा डाटा है वो हम अगर बात करें तो हमारे पास स्पेनिश फ्लू का डाटा सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये सबसे रीसेंट टाइम पे यही एक फ्लू है, यही एक इन्फेक्शन है जो हमने यहाँ ह्यूमैनिटी ने देखा है, ठीक है। तो जब स्पेनिश फ्लू यूएसए में फैला, तो जब उन्होंने पहले केसेस को ख़त्म कर दिया, उसके बाद उन्होंने जब अपना लॉकडाउन खोल दिया, उसके बाद क्या हुआ, 1918 के अराउंड नवंबर में जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो रही थी, 2 नहीं 1 जब ख़त्म हो रही थी, तो जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो वापस जब यूएसए में आए, तो उन्होंने एकदम से जनरल पॉपुलेशन के अंदर एक सेकंड पीक दे दी। थोड़े दिन ठीक रहा, लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोरोना वायरस तक ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि वुहान के अंदर चाइना में उन्होंने लॉकडाउन खोला तो रिसेंटली उनको 1-2 केसेस फिर से दिखने शुरू हुए हैं, जो कि पहले टेक्स्ट बुक या वर्चुअली ख़त्म हो गए थे, अभी वहाँ पर वो फिर से आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो 2 थ्योरीज़ है कि स्पेनिश फ्लू ख़त्म क्यों हुआ, क्योंकि स्पेनिश फ्लू आज तो नहीं है, वो भी किसी टाइम पे ख़त्म हुआ। तो उनके वहाँ पर क्या थ्योरीज़ हैं, क्या कारण रहे जिस कारण से स्पेनिश फ्लू ख़त्म हुआ। तो उनकी थ्योरी 1 कहती है कि 1919 तक जो पेंडेमिक है वो एंड पे आ गया। क्यों? क्योंकि जितने लोग थे या तो वो सारे मर गए, या फिर उन लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली। तो हमारे कोरोना वायरस के केस में डेथ तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, आपको पता ही है। और इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट अभी हमारे यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है, अभी हमारे को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। दूसरी थ्योरी कहती है कि जो वायरस था उसने थोड़ा कम ताकतवर रूप ले लिया, यानी कि वो इतना ताकतवर नहीं रहा, उसने म्यूटेशन कर दी जितनी कोरोना वायरस की आज है। यानी कि कोरोना वायरस के अंदर पोटेंशियल है कि वो निमोनिया कर सकता है। तो उस टाइम पे स्पेनिश फ्लू के वायरस ने या तो अपने आप को कम म्यूटेशन करके कम पावरफुल कर दिया, ठीक है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्फ्लुएंजा के अंदर, यानी कि जो ज़ुकाम है उसके अंदर ये नेचुरली देखा गया है कि टाइम के साथ साथ वो लेस लीथल हो जाते हैं, कम ताकतवर हो जाते हैं,
ठीक है, बिकॉज जो ताकतवर वाली स्ट्रेन्स वाले वायरस होते हैं वो मर जाते हैं, उनके होस्ट मर जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा आज। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा सभी के साथ एक से ही होगा, ठीक है। रिच हो या पुअर हो, कोई भी हो, कोई इसकी मार से नहीं बचेगा। बस वही बात है, सहूलियत में थोड़ा फ़र्क रहेगा। किसी को रोड पे जाकर लाइन में लगना पड़ेगा खाना लेने के लिए, कोई घर पे बैठ के खाना बाहर से मंगाएगा, बस इतना ही फ़र्क होने वाला है। अब क्या बोल सकते हैं, ये फ़र्क कहने को बहुत कम है, लेकिन अगर आप इसको ग्राउंड रियलिटी में जाके देखो तो फ़र्क बहुत बड़ा होगा। एनी हाउ, यही जीवन का खेल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ़ हो, आप सब सेफ़ रहो, डरो मत, पैनिक मत करो और फेक न्यूज़ से बचो, फेक न्यूज़ मत फैलाओ। जो भी थ्योरीज धीरे धीरे क्लियर होंगी, जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है, रेगुलरली हमारे पास नया डाटा आ रहा है कोरोना वायरस का, स्ट्रैटेजीज बन के आएंगी। होपफुली अगले 1 साल के अंदर वैक्सीन आ जाएगी, अगर वो आ सकती है तो, और उसकी टेस्टिंग पे अगर वो सक्सेसफुल रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं आई तो देखते हैं क्या ये वायरस एक सीजनल फ्लू बन के रह जाएगा जो हर साल छोटे छोटे हिस्सों में उठता रहेगा, या फिर ये अपने आप से ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि स्वाइन फ्लू अब बहुत कम दिखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप सब सेफ़ रहिए, डरिए मत, और थैंक यू। जय हिंद।